हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और इन दोनों की सॉल्युबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करेंगे वो भी हमने पढ़ा। हम गैस के सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात कर रहे थे। हमने टेम्परेचर देख लिया था, एक और बाकी था और वो था प्रेशर। तो यहाँ वहाँ से स्टार्ट करेंगे। थर्ड फैक्टर था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। गैस की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। सबको मालूम ही है कि हमें अगर सोडा वाटर बनाना है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाना है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो प्रेशराइज एंटर करना पड़ेगा। मतलब कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तब जाके सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। नॉर्मली होता क्या है, जैसे एक कंटेनर है, ये सॉल्यूशन है, उस पे गैस रखा हुआ है। ये गैस का प्रेशर, ये जो वेट रखा है उससे क्रिएट होने वाला प्रेशर कम है, तो जितना प्रेशर है उसके हिसाब से यहाँ पे वो गैस सॉल्युबल होगा। लेकिन जब वो ऊपर का प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, ये प्रेशर हमने बढ़ा दिया, वेट बढ़ा दिया, तो इसका मतलब प्रेशर भी बढ़ जाएगा। W1 था, अब W2 भी कर दिया, तो क्या होगा, वेट बढ़ने से यहाँ पे जो गैस है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये जो गैस है उसका ये लिक्विड के सरफेस के साथ कोलिजन यानी कि स्ट्राइक बढ़ेगा, और स्ट्राइक बढ़ने से सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लिखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज increases with increase in pressure। तो प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ही होती है, ये फिक्स ही है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, गैस के लिए। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक टॉपिक निकलेगा और वो क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे, और वो है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। गैस की सॉल्युबिलिटी को कैसे मेज़र किया जाएगा या तो किस फैक्टर पे डिपेंडेबल है, वो हम ये लॉ के हिसाब से पढ़ेंगे। इट गिव्स relation between solubility and pressure। तो ये जो भी लॉ है वो गैस की सॉल्युबिलिटी और गैस का प्रेशर का रिलेशन बताएगा। चलो क्या लॉ है वो समझेंगे। इट states that at constant temperature solubility of gas is directly proportional to partial pressure of gas over solution। चलो इसका मीनिंग ये हुआ कि गैस की सॉल्युबिलिटी, सपोज यहाँ ये गैस है, उसकी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ऊपर गैस का प्रेशर कितना है उस पर डिपेंडेबल है और उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब solubility is directly proportional to partial pressure। तो इतना ये लॉ से पता चला। लेकिन अब
क्वेश्चन ये है कि गैस की सॉल्युबिलिटी कौन से यूनिट में मेज़र किया जाए। जैसे बहुत सारे यूनिट है हमारे पास, मोलारिटी है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है, बहुत सारे हैं। तो कौन से यूनिट में सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी कैसे मेज़र करेंगे, तो इसके बारे में हमें डाल्टन ने बताया। डाल्टन ने ये बताया कि अगर आप गैस की सॉल्युबिलिटी मेज़र करने के लिए मोल फ्रैक्शन यूनिट यूज़ कर रहे हो, कौन सा यूनिट, मोल फ्रैक्शन, तब फिर से लो बन सकता है। तो तब क्या बनेगा, तो बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस is directly proportional to partial pressure of that gas over solution। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में जो भी गैस का मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे जितना भी गैस डिसॉल्व हुआ उसको हम मोल फ्रैक्शन से डिनोट करेंगे, तब ये मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंडेबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्यूशन में उसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। इसको और एक तरह से लिख सकते हैं और वो है कि प्रेशर ऑफ गैस at constant temperature partial pressure, जिसे हम P बोलेंगे, partial pressure of gas in partial pressure in gas phase is directly proportional to mole fraction, that is X of gas present in solution। तो क्या हुआ, partial pressure in gas phase is directly proportional to मोल फ्रैक्शन। इसका उल्टा यहाँ पे हमने क्या लिखा, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, उसी को हमने उल्टा कर दिया, पार्शियल प्रेशर इन गैस फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इसका मतलब P सपोज पार्शियल प्रेशर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, KH। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे P, व्हाट इज P, दैट इज P इज partial pressure of gas, what is X, mole fraction, and what is KH, it is Henry's constant। ठीक है, अब KH की वैल्यू, ये जो KH की वैल्यू है, KH वो किस पे डिपेंडेबल है, KH सिर्फ और सिर्फ KH is directly proportional to temperature and inversely proportional to solubility। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा KH की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें किसका, देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बराबर। जैसे y अगेंस्ट x का ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, उसी तरह p अगेंस्ट x का ग्राफ, यहाँ पे हम p रखेंगे, यहाँ पे हम x रखेंगे, का ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा बराबर। इंटरसेप्ट यहाँ पे c होता है, यहाँ पे तो इंटरसेप्ट है ही नहीं, मतलब ओरिजिन में से ही पास होगा। चलो अब इसका स्लोप कितना होगा, ये स्लोप मिलेगा m जितना, और यहाँ पे m अगेंस्ट क्या है, kh, तो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी kh जितनी। तो क्या लिखेंगे, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ, इफ वी ड्रॉ a graph of p against x, then we get straight line, and slope of graph is kh। तो ये हो गया हेनरीज लॉ। तो फिर से व्हाट इज हेनरीज लॉ, ये भी हेनरीज लॉ है, ये भी उसका ही फॉर्म है, ये भी उसका ही फॉर्म है। पहले फॉर्म में क्या था, सिर्फ और सिर्फ इतना बताया था कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, राइट। फिर वो सॉल्युबिलिटी के लिए पर्टिकुलर हमने यूनिट यूज़ किया, कौन सा, मोल फ्रैक्शन। तो क्या लिखा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ओवर सॉल्यूशन। और उसी को हमने उल्टा लिखा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर इन गैसियस फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दैट इज P प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है, कॉपी कर लो। ओके चलो अब हम थोड़े सम्स देखेंगे जो कि बेस्ड है हेनरीज लॉ पे। फर्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2.4, इफ नाइट्रोजन गैस बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर। हमें ढूंढना है कि नाइट्रोजन गैस को अगर वाटर में पास किया जाए तो 1 लीटर वाटर में कितना मोल, पहले मोल ढूंढेंगे बाद में मिली मोल में कन्वर्ट करेंगे, कितने मोल नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व होगा। फिर से आपको नाइट्रोजन के लिए प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, एंड KH मतलब हेनरीज कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात हो रही है, मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी, और गैस की सॉल्युबिलिटी कौन से रूल्स, कौन से लॉ से डिस्क्राइब की जाती है, हेनरीज लॉ। तो हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू KH इंटू X, यही हमें यूज़ करना है। तो हमें तो मिलीमोल ढूंढना है, मिलीमोल तब मिलेगा जब हमें मोल फ्रैक्शन मिलेगा। तो पहले हम मोल फ्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन KH इज इक्वल टू क्या होगा, P डिवाइडेड बाय KH। चलो प्रेशर कितना है, 0.987 बार है। अब KH की वैल्यू 76.48 किलो बार है। वैल्यू यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब किलो को हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर दिया, बार में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका रेशियो लोगे तो आंसर मिलेगा 0.0129 के आसपास, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। तो x मिल गया, हम 1.29 इंटू 10⁻² पॉइंट्स राइट हैंड साइड, मतलब वो हो जाएगा -5। अभी तक तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या मिला, नाइट्रोजन मिला। अब कैसे हम मिलीमोल फाइंड आउट करेंगे। चलो आपको मालूम है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा। चलो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स, टोटल मोल्स, जैसे टोटल मोल किसका है और कौन सा कंपाउंड है, वाटर। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 10⁻⁵ है,
-5 यानी बहुत कम होती है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन की मोल जो मिलने वाला है या मिलेगा उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि एज़ कम्पेयर टू वाटर के मोल्स हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो n मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज़ लेस देन मोल्स ऑफ H2O। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, XHN2 इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर ओनली। चलो ये हमारे पास है, ये ढूंढना है, इसकी वैल्यू चाहिए। इसके लिए आपको वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 मिलीग्राम पर लीटर, 1 मिलीग्राम पर ml। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का 1 मास भी 1 kg ही होगा 1 लीटर का। ओके चलो, तो मास मोल्स ऑफ H2 ढूंढ लेते हैं। बताओ 1 लीटर यानी कितना होता है, 1 लीटर यानी 1000 ml। अगर डेंसिटी एक ही है तो 1000 ml इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे मास बाय मोलर मास करेंगे तो मास होगा 1000 और मोलर मास तो सबको मालूम है 18, और ये आंसर आएगा 55.55। चलो ये आंसर मिल गया, इसे हम ये क्वेश्चन नंबर 2 में ऐड कर देंगे। चलो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, NN2 what is NN2? multiplication of these two, that is XN2 into NH2। चलो वैल्यू, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू तो यहाँ पे थी, कितनी है 1.29 into 10⁻⁻5 एंड व्हाट इज मोल ऑफ वाटर, दैट इज 55.55। ये मल्टीप्लिकेशन अप्रोक्स 71.6 के आसपास जितना होता है। ठीक है, चलो ये वैल्यू कौन से यूनिट में मिली, ये तो हमने मोल फाइंड आउट किया, मोल। ठीक है, आंसर हमें चाहिए मिली मोल्स में। तो मोल को मिली मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोल इज इक्वल टू 10⁻³ मिली मोल्स होता है। इसका मतलब इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा मिली मोल। ठीक है, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 716 मिली मोल। ये आपका आंसर। चलो एक आंसर मिल गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखेंगे H2S, a toxic gas with rotor egg like smell is used for quantitative analysis। ठीक है, H2S की प्रॉपर्टीज दी है। अब हमें जो चाहिए वो, if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, तो यहाँ पे आपको solubility of H2S कितनी दी हुई है, 0.195 मोलल, मोलालिटी में दी हुई है। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो हमें क्या ढूंढना है, KH ढूंढना है। चलो बताओ, पहले ये बताओ कि 0.195 मोलल मतलब क्या होता है, सबको मालूम है 0.195 मोलल मतलब 0.195 मोल H2S इन 1 kg यानी कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर, है कि नहीं, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से। चलो आपको H2S का मोल मिल गया 0.195, वाटर का मोल कितना होगा निकाल देंगे, मास तो है 1000 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 55.55। हमें दोनों वैल्यू मिल गई है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है हेनरीज लॉ, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, दैट इज KH इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई X। तो पहले X ढूंढ लेते हैं। चलो X यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। हमने फिर से विथ रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू इज़ वेरी निग्लिजिबल,
तो हमने उसको नीचे से नेगलेक्ट कर दिया। तो ये वैल्यू कौन सी है 0.195 डिवाइडेड बाय 55.55, आंसर होगा 0.00352 के आसपास जितना होगा। मोल फ्रैक्शन मिल गया, वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अब प्रेशर तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, कहीं पे प्रेशर नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप जरा पढ़ो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर एट STP, और STP मतलब कितना प्रेशर होता है 1 बार या तो 1 एटमोसफियर, मतलब प्रेशर हमें दिया हुआ है 1, x कितनी वैल्यू है 0.00352, तो ये आंसर हो जाएगा ऑलमोस्ट, कैलकुलेट करके देखना, हाँ 28.1 बार। तो ये आपका आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.7। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। तो यहाँ पे हमें KH की वैल्यू दी है, कितनी है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। अब क्वांटिटी ऑफ CO2 मतलब क्या, या तो फिर आप उसको मोल में फाइंड आउट करो या फिर मास में फाइंड आउट करो। CO2 की क्वांटिटी हमें ढूंढनी है इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 500 ml। सपोज हम ये कंसिडर करें कि डेंसिटी 1, यहाँ पे डेंसिटी दी नहीं है, तो इतना कितनी लेनी पड़ेगी वाटर के 1 मिलीग्राम पर ml, तब मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 500 ग्राम ही होगा। नेक्स्ट, प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है 2.5 एटमोसफियर। तो इतनी वैल्यूज हमें दी है। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। चलो पहले तो देखो, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और KH का प्रेशर यूनिट बार में है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ये रिलेशन है पास्कल और एटमॉस्फेयर का। तो या तो हम इसको पास्कल में कन्वर्ट करें या फिर इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करें। तो हम क्या करेंगे, KH की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁸ है, उसको 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल से डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा 1.65 इंटू 10⁵ एटमॉस्फेयर। तो हमें KH की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, यहाँ पे लिखेंगे 1.65 इंटू 10⁵ एटमॉस्फेयर। चलो KH मिल गया। अब हमें मोल फ्रैक्शन ढूंढना है। तो मोल फ्रैक्शन क्या कैसे मिलेगा, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय KH। चलो पार्शियल प्रेशर कितना, पार्शियल प्रेशर कितना है 2.5 एटमॉस्फेयर, मोल फ्रैक्शन मिला 1.65 इंटू 10⁵। अब ये आंसर कितना मिलेगा 1.5 इंटू 10⁻³ अप्रोक्स इतना मिलेगा। आप एक बार चेक करके देख लेना। मोल फ्रैक्शन तो मिल गया। अब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ऐसा ही होता है। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है, बट हमें मालूम है कि CO2 का मोल इज लेस देन H2। तो हम ये टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू दिस नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CO2 डिवाइडेड बाय NH2। चलो मोल ऑफ वाटर चाहिए, कहाँ से मिलेगा, देखो मास तो इतना दिया है तो मोल भी ढूंढ ही लेते हैं यहीं पे। तो 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 एंड दैट इज 27.78 जितना होगा। तो यहाँ पे हमें मोल ऑफ वाटर मिल गया। तो NCO2 इज इक्वल टू X इंटू NH2। मोल फ्रैक्शन कितना मिला, देखो 1.51 इंटू 10⁻³ और ये हो गया 27.78। तो आंसर अप्रोक्स 42.17 इंटू होगा ये हो गया मोल्स ऑफ
CO2। अगर आपको मास ढूंढना है तो मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, दैट इज़ 42.17 इंटू -3 और 44 उसका मोलर मास होता है। ये कैलकुलेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, नॉर्मली हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे आप गैस का प्रेशर इंक्रीज करोगे लिक्विड में, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, तो फर्स्ट यूज है इट इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक। ओके, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा गैस होता है? CO2। और CO2 को कैसे डिजोल्व किया होता है? प्रेशराइज। जो प्रेशर कम होगा तो उसमें ज़्यादा CO2 डिजोल्व नहीं होगा। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो भी बनाने के लिए यूज़ होता है वो वहाँ पे CO2 बाय प्रेशर अप्लाई करेंगे तब जाके बनेगा, सबको मालूम है। ये दो इम्पोर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉज ऑफ बेंड्स इन ब्लड कैपिलरीज ऑफ स्कूबा ड्राइवर। स्कूबा ड्राइवर क्या होते हैं? जो मतलब सी या तो डीप वाटर में ड्राइविंग करते हैं। अब वो जैसे जैसे सपोज़ ये सरफेस से जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे, आजू बाजू उसके आजू बाजू वाटर का प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे नीचे जाएंगे वाटर का प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो हाई प्रेशर पे वो जो सिलेंडर लेके जाएंगे, ऑक्सीजन का सिलेंडर, उसके साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। ठीक है, चलो ठीक है, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर में से ऑक्सीजन या तो मतलब एयर को इनहेल करने के लिए ज़रूरत है कि अगर बाहर प्रेशर ज़्यादा हो तो सिलेंडर में भी प्रेशर ज़्यादा ही होना चाहिए, तब जाके वो इनफ अमाउंट में गैस को इनहेल कर सकेगा और गैस वो ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व होगा और उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। तो क्या समझे, बाहर प्रेशर ज़्यादा तो सिलेंडर में भी ज़्यादा ही प्रेशर होना चाहिए, तब जाके ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा किस में? ब्लड में। चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम यहाँ पे जब वो रिटर्न आएंगे तो ऊपर जैसे जैसे आएगा आजू बाजू वाटर का प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब क्या होगा? तो उसके ब्लड वेसल में जो गैस डिजोल्व हो चुका हाई प्रेशर पे, कहाँ पे? हाई प्रेशर पे गैस डिजोल्व हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आएंगे आजू बाजू प्रेशर कम होने की वजह से वो जो प्रेशराइज गैस डिजोल्व हुआ था अब उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी और वो ब्लड में से बबल बन के बाहर आते जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज होती है? प्रेशर इंक्रीज होता है। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो जितना सॉल्युबल हुआ गैस है वो वापस आ जाएगा। तो ये जो नॉर्मली बबल्स होते हैं वो नाइट्रोजन के होते हैं और ये बबल्स क्रिएट होने की सिचुएशन को ही बोलते हैं बेंड्स। ये बहुत ही पेनफुल होता है और कभी कभी बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, तो बेंड्स क्या है? तो जो वापस आएंगे तब उसके कैपिलरीज में ये बबल्स क्रिएट होंगे, उसी को बेंड्स बोलेंगे। और एक दूसरा भी प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे आज बाहर का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो सिलेंडर में भी ज़्यादा प्रेशराइज गैस होना चाहिए और जितना ज़्यादा प्रेशराइज गैस होगा उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ऑक्सीजन तो सॉल्युबल होगा ही, लेकिन साथ में ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ब्लड में नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होते जाएगा और जितना नाइट्रोजन डिसॉल्व होगा क्या होगा? ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा। तो मतलब क्या? ब्लड में इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा नहीं और इसकी पॉइजनस जो भी इफेक्ट होगी वो मिलेगी। नॉर्मली नाइट्रोजन अगर ज़्यादा हो तो क्या होता है कि ह्यूमन का बिहेवियर नेचुरल नहीं होता, वो फिर थोड़ी अलग से बिहेव करेगा। ठीक है, चलो, तो ये नाइट्रोजन भी ज़्यादा डिसॉल्व होगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सिलेंडर लेंगे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजन का प्रेशर कम करने के लिए उसमें थोड़े अमाउंट में हीलियम ऐड करेंगे। अब हीलियम ऐड करने से नाइट्रोजन का प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन सिलेंडर का प्रेशर तो उतना ही रहेगा। नाइट्रोजन का प्रेशर डिक्रीज हुआ तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो ये एक
एप्लीकेशन है, आप टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ सकते हो। दूसरी है रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉज ऑफ एनोक्सिया इन पीपल एट हाई एल्टीट्यूड्स। जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, डेंसिटी ऑफ एयर कम होती जाएगी। डेंसिटी ऑफ एयर मतलब क्या, प्रेशर ऑफ एयर कम होता जाएगा। तो कम प्रेशर पे हम गैस को, एयर को कितनी भी जोर से इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे, बाहर प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में, ब्लड में कम ही होती जाएंगी। इसका मतलब ऊपर गैस का प्रेशर कम है तो ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, और ऐसा ब्लड जब ब्रेन तक पहुंचेगा तो उसको इतना ऑक्सीजन मिलेगा नहीं कि वो अच्छी तरह से काम कर सके। तब जाके वो ह्यूमन को, मतलब पीपल को क्या होगा, एक तो वीक होते जाएंगे, या कभी कभी उसके सोचने की सोचने का पावर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर वो एग्जैक्ट परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकेगा और कुछ भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो ये सिचुएशन को बोलेंगे एनोक्सिया। तो ये 3 है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। टेक्स्ट बुक में से आप एक बार पढ़ लो, ठीक है।